हेलो एवरीवन, कैसे आप सब फ्रेंड्स। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर होंगे अपने एग्ज़ाम की। बिकॉज यूपी टीजीडी और पीजीडी के एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ ही चुकी है और अब तो आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत तेज़ी ला देनी चाहिए। सब कुछ क्लियर आपको होना चाहिए इस टाइम पे। फ्रेंड्स, आज वीडियो शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर मैंने प्रॉमिस आपको किया है कि यूपी टीजीडी और पीजीडी का सारा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा। साथ में एलटी ग्रेड भी हमारा बैच शुरू हो चुका है। तो कोई भी यूपी से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम आता है उसकी सभी प्रिपरेशन पूरी तरीके से वो होती है हमारे चैनल पर साइंस सब्जेक्ट के लिए। और साइंस सब्जेक्ट में देखो, हमें पता है कि एलटी ग्रेड में और यूपी टीजीडी में दो सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उन दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे खास बात आज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं, वीडियो देख ली और वीडियो अगर आपके लिए वैल्यूएबल है, देखो मैं डायरेक्ट कहता हूँ, अगर वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब तो जरूर करना। और अगर वीडियो वैल्यूएबल नहीं है तो आपसे आपके कुछ सेकंड्स की गुजारिश है कि आप उस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा एडिशन चाहिए, आपका फीडबैक, वो आप जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट मुझे ऐड करने चाहिए, क्या आपके लिए कुछ नया लेके आना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं वीडियो में कमेंट करके। फ्रेंड्स, इन दो चीज़ की आपके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है जो आप प्लीज़ कंप्लीट करें। चले, ये मेरी तरफ से था। अब आपके लिए क्या है फ्रेंड, देखो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मार्केट में मिल जाएगा और यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो कंटेंट्स मिल जाएगा। लेकिन क्या वो कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है? मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा, सर हम आपके चैनल से तैयारी कर रहे हैं और क्या वो कंटेंट यूज़फुल है? सर हम यूट्यूब चैनल दूसरा देखते हैं तो उस पर तो ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये सब है, और या फिर ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ आज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने की, कि फ्रेंड्स मैं जो तैयारी करा रहा हूँ उसको मैं एक अच्छी तैयारी क्यों कहता हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ करूँ, बट मैं उसको बेस्ट तैयारी कैसे कह सकता हूँ वो आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स, वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब वो मेरा सेल्फ प्रिपेयर्ड है, उसे मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ो और उस पर आप ढूंढोगे कंटेंट तो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और उन हैंड रिटन नोट्स को मैंने पीपीटी भी डिजिटलाइज खुद किया है। एक चीज, ये कंटेंट बिल्कुल स्पेसिफिक होता है जो भी एग्जाम है। तो सेकंड पॉइंट, मेरा जो कंटेंट है वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम स्पेसिफिक है। बिल्कुल जो टॉपिक आपके एग्जाम में दिए जाते हैं वही मैंने कवर किए हैं, न कम न ज़्यादा। ऐसा नहीं कि टीजीटी का एग्जाम है तो मैं आपको पीजीटी के टॉपिक्स पढ़ाने बैठ गया, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो एलटी ग्रेड में नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ाने बैठ गया, या टीजीटी का ऐसा टॉपिक जो एलटी ग्रेड में आ रहा है टीजीटी में नहीं आ रहा उसमें टीजीटी में पढ़ाने बैठ गया। ऐसा मैं नहीं करता। जो कंटेंट टीजीटी के लिए है वो टीजीटी के लिए, जो एलटी ग्रेड वो एलटी ग्रेड के लिए, और जो खास पीजीटी के लिए है वो पीजीटी के लिए, और जो सबके लिए है वो सबके लिए। ये मैं बिल्कुल क्लियर करके चलता हूँ। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। सेकंड थिंग, अब इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे सभी के सभी नोट्स कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस जो आपकी साइड बुक है, जो भी स्टैंडर्ड साइड बुक है, जो भी स्टैंडर्ड साइड बुक हैं उनसे कंटेंट हमेशा रीडिफाइन रहता है, रिफाइन रहता है। मतलब कि एक बार मैंने कंटेंट लिया, एक बार वीडियो बना दी किसी टॉपिक की, और अगर उस टॉपिक की वीडियो आपको दोबारा मिलती है तो उस वीडियो में कुछ ना कुछ एडिशनल जरूर आपको मिलेगा, चाहे वो प्रीवियस पेपर का इंक्लूड हो, चाहे कोई लेटेस्ट पेपर एग्जाम अभी में हुआ हो उसकी वीडियो अगर मैंने टॉपिक की दोबारा बनाई है तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ वो इंक्लूड है। ये चीज क्लियर होगी। फोर्थ थिंग फ्रेंड्स, मैं आपको क्या क्या क्लियर कराता हूँ ये भी आज एक बार बताता हूँ। फ्रेंड्स देखो, मैं नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी वीडियो देता हूँ, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पेसिफिक होते हैं। एक चीज। सेकंड थिंग फ्रेंड, जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ मैं हमेशा उसमें केमिस्ट्री के अंदर खास करके मैं एक्सेप्शनल चीजें अलग निकालता हूँ। आपको पता होगा, ठीक है, एक्सेप्शनल चीजें मतलब कि एक रिएक्शन है वो एक तरीके से तो हो रही है, लेकिन अगर वो दूसरे तरीके से नहीं होती, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो उस रिएक्शन को नहीं करता, वो मैं आपको स्पेशलाइज्ड वहीं बताता हूँ। दूसरा यूट्यूब, दूसरा कंटेंट आप कहीं और से सर्च करोगे, आपको हो सकता है मिल जाए, प्रिपरेशन अच्छी मिल जाए, लेकिन अगर उसने कंटेंट शॉर्ट में बनाया है तो ये ध्यान रखना वहां आप कुछ ना कुछ जरूर मिस कर रहे हैं, आपको वो प्योर कंटेंट नहीं दे रहा है।
ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जब हम कंटेंट पढ़ते हैं, आप खुद देखिए, अगर आप कंटेंट अच्छी क्वालिटी का पढ़ोगे, एक बुक पढ़ने बैठ जाओ तो आपको बहुत टाइम लगेगा। 2 दिन के अंदर या मैं कहूँ 2 घंटे के अंदर कोई एक चैप्टर बेस्ट तरीके से प्रिपेयर नहीं होता। उसका आप एक टॉपिक भी अगर सर्च करने बैठ जाओ अपने लेवल को लेकर, टीजीटी पीजीटी के लेवल को लेकर, तो आप 2 घंटे के अंदर एक टॉपिक भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं करता हूँ 1 घंटे के अंदर एक टॉपिक जो सिखा रहा हूँ उसको क्लियर कराने की प्रॉमिस। तो वो प्रॉमिस इसलिए होती है क्योंकि मैंने उस टॉपिक को बिल्कुल रिफाइन किया हुआ है, छान कर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि क्या चीज़ें ठीक तरीके से चल रही है, और उससे अलग अगर उसमें कुछ है तो वो आपको बताता हूँ। फिजिक्स में सेम चीज़ मैंने की। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको केवल ये नहीं बताया कि भैया केवल न्यूमेरिकल कर लो। मैंने कभी फिजिक्स में केवल आपको ये नहीं कहा कि आप ये वाले न्यूमेरिकल कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं। मैंने आपको क्या कहा कि जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड फॉर्मूला है आपको उसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और फॉर्मूले से अगर कुछ और यूनिट्स के थ्रू और फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू अगर फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, आपको वो भी पता होना चाहिए। फॉर्मूले में कौन सी चीज कम और दूसरी उससे रिलेटेड ज्यादा या कम हो रही है वो आपको पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से ये कंटेंट जो मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स, ये जस्ट एक सिर्फ आपके एग्जाम क्लियरिंग कंटेंट नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियरिंग कंटेंट है। आप इस चैनल से, इस टाइप ऑफ क्लासेस से अगर पढ़ते हैं तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि केवल वीडियोस नहीं मिलेगी, आपको एडिशनली इतनी सारी नॉलेज मिलेगी। आप सोचेंगे कि हाँ, अब मैं केवल अपना एग्जाम ही नहीं, आगे जब मुझे टीचिंग करनी है तो वो भी मैं बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि आपको बनना तो टीचर ही है, सिखाना तो आपको भी आगे। तो वो बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें पढ़ानी है और क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, वो सब मैं आपको बताते चलता हूँ। आप यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे देखेंगे, वो क्या कहेंगे कि भैया 2 घंटे की मैराथन क्लास है और मैं टॉपिक क्लियर करा दूंगा। आई गारंटेड कि उस मैराथन क्लास में आपका कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाएगा जो आपके टॉपिक क्लियर नहीं कराते। तो फ्रेंड्स ऐसे, मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि ऐसे छोटे चीप प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि मैं कंटेंट 10 मिनट के अंदर इतना बढ़िया कंटेंट दे दूंगा, नहीं दिया जा सकता। इट इज़ आउट ऑफ मिथ, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई डांस वाली रील नहीं देख रहे हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी। आप 10 मिनट में कोई टॉपिक क्लियर कर लेंगे, भूल जाओ, टॉपिक क्लियर्स नहीं होते। अब उनकी बात सुनो, हम 10 मिनट में कोई टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, चलो मान ले कर लिया, एलटी ग्रेड में क्या लिख के आओगे? एलटी ग्रेड का एग्जाम मेन हो गया, एग्जाम मेन हुआ कि नहीं, उसमें क्या लिख के आओगे? अगर आप 10 मिनट का कंटेंट पढ़ के जा रहे हो, नहीं लिखा जाएगा। 3 घंटे की मेहनत नहीं होती। जब आप 2.5-3 घंटे अपना फोकस करके मेहनत करके टॉपिक को तैयार करते हैं, अपनी ओर से नोट्स बना करके, तब जाके आप ये कह सकते हैं मैं एलटी ग्रेड का एग्जाम मेंस लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लिख सकते। सब पढ़ना तो पड़ेगा और बेस्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 10 मिनट की वीडियो, आधे घंटे की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो, ठीक है, अगर ये वीडियो लेंथी होती भी है 30-40 मिनट की, 1 घंटे की, तो समझ लो इसमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है आपके लिए, कोई फर्जी कंटेंट नहीं है, कोई छोटा एकदम से निकाल के शॉर्ट में कंटेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को याद रखेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिनको एल्किल हैलाइड और हैलाइड्स भी कहते हैं। पहले इसका बेसिक समझेंगे और फिर अपना टॉपिक्स शुरू करेंगे। हमने अब तक जो पढ़ा है वो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिया, बेंजीन पढ़ लिया, तो उन्हीं से रिलेटेड ये सब्सटेंसेस अब शुरू होंगे, उसमें सब चीजें आ जाएगी, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन्स, और भाई एल्कोहल फिनॉल्स, ये सब एक तरह से जो हमारे मेन हाइड्रोकार्बन्स है उसी से रिलेटेड आगे चलते रहेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स क्या होता है? देखो, जब भी हमारे पास कोई एल्केन होता है, मान लो एक एल्केन है, सिंपल सा ये, इसको क्या नाम है इसका? मीथेन। अब इस मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह एक हेलोजन लगा दें, ठीक है, क्या लगा दें? एक हेलोजन लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक सिंपल सा हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन्स। अब जनरली हम क्या करते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट होता है, जो हमारा इसका एक तरह से एल्केन वाला पार्ट होता है, एल्किल ग्रुप जिसे बोलते हैं, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा हेलोजन होता है उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेलो एल्केन को सिंपली हम आर एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां आर जो है वो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप, छोटा बड़ा कैसा भी, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटेल, ठीक है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इसी तरह से हमारे हेलो एल्केन्स बनते चले जाएंगे। ओके, अब जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं, तो क्या होगा? यहाँ पर CH3Cl बनेगा। भाई एक हाइड्रोजन हटे, एक Cl जुड़ा, तो CH3Cl बना। अब इसका क्या नाम है? तो इसका नाम आप क्या बताओगे? इसका नाम बताओगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्योंकि कार्बन एक है और एक क्लोरीन है, क्लोरोमीथेन। अब बस इसके अकॉर्डिंग ही नाम बनते चलेंगे। अब बात करते हैं कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो देखो, हेलो एरीन्स क्या होता है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वेयर अ हाइड्रोजन एटम इन द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। जब क्या होता है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम हट करके उसकी जगह एक क्लोरीन एटम जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? हेलो एरीन्स बन जाता है।
ठीक है, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। तो अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जुड़ेगा आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये इनकी कैटेगरी है, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं कि हम इन्हें क्लासिफाइड कैसे करें, हम इनकी पहचान कैसे करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैलोजन एटम के बेस पे इनके क्लासिफाई करेंगे। हैलोजन एटम के बेस पे हम इन्हें कह सकते हैं मोनो, डाई, पॉली। अगर एक हैलोजन है तो मोनो, ठीक है, दो हैलोजन है तो डाई, तीन है तो ट्राई, और उससे ज्यादा है तो पॉली हैलोजन। किसी भी तरह से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं बाकी वालों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास CH3Cl है। अब ये है क्या, इसमें कितने हैलोजन है, सिर्फ एक हैलोजन है। ठीक है, तो हम इसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इट इज अ मोनो हेलोएल्केन। नाम तो इसका जो है वो है, लेकिन ये मोनो वाली कैटेगरी में आता है। अगर इसी में मैं CH2Cl2 बना दूं, अब की बार मेरे पास हैलोजन कितने हैं, दो। हैलोजन कितने हैं, दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा, डाई हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डाइक्लोरो मिथाइल या मैथेन, डाइक्लोरोमेथेन। हम आईपीएससी नेम में लिखना है तो डाइक्लोरो मैथेन, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लो एक कंपाउंड है कुछ बड़ा सा, और उसमें एक Cl है, एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ है। अब ये कैसा है, ये ट्राई है। तो इसमें जब तीन आ गए तो आप इसे ट्राई सब्स्टिट्यूट कह दो, या फिर इन्हें पॉली हैलोजन की कैटेगरी में डाल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी तरह से इनमें आ गया। अब इसी तरह से इनमें एक और चीज आ सकती है, अगर हमारे एल्किल, एल्किल के साथ साथ अब एरिल वाले आ जाएं, बेंजीन वाले। तो बेंजीन में अगर सिर्फ एक हैलोजन है तो मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड। अगर बेंजीन में तीन है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब बेंजीन में जो तीन होते हैं उनकी तीन कैटेगरी बनती है, एक तो ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। समझ गए ना, ये तीन कैटेगरी बनती है डाई सब्स्टिट्यूट की। अब ये हो गए कैसे, डाई सब्स्टिट्यूट। अब ट्राई भी आ सकते हैं। ट्राई वाले में क्या होगा, जो हैलोजेंस है वो तीन पोजीशन पे होंगे, तीन हमारे आ जाते हैं, तो इन्हें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। और अगर मैं बात करूं, एक होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसमें बेंजीन पर 6 Cl लगे होते हैं, हाइड्रोजन हट के सिर्फ Cl लगे होता है। इसे हम क्या कहते हैं, BHC। अब ये कैसा कंपाउंड है, इसे हम कैसे कह सकते हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैलोजन लगे हैं, तो नंबर ऑफ हैलोजन ज्यादा है तो पॉली हैलोजन कह दिया। ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये कह रहे हैं जो हमारे डाई हैलोजन है, डाई हैलोजन कंपाउंड्स है जिसमें दो हैलोजन एक साथ होते हैं, उसकी दो कैटेगरी है, एक है जर्मिनल और एक है विसिनल। जर्मिनल, विसिनल। तो जर्मिनल कब होती है, व्हेन द हैलोजन एटम अटैच टू द सेम कार्बन एटम, जब हमारे दोनों हैलाइड सेम कार्बन से जुड़े हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जर्मिनल। और अगर ये एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हो, जस्ट एडजेसेंट, ध्यान देना, एडजेसेंट से जुड़े हो तो इन्हें हम विसिनल कहेंगे। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से। मान लो एक कंपाउंड ये है और इसमें एक Cl यहाँ लगाओ, एक Cl यहाँ, ये। अब इसमें देखो, जो दोनों के दोनों हमारे हैलोजेंस हैं वो एक ही कार्बन से हैं, सेम कार्बन से हैं। तो ये कैसा कहेंगे हम इसे, इसे हम कहेंगे जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, अब मान लो अगर ये अलग अलग कार्बन से होते तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। ये इनकी बेसिक कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, जब आईपीएस नेम लिखते हैं तब तो ये क्लियर हो ही जाती है सब चीजें, क्योंकि हम आईपीएस नेम में तो सबकी पोजीशन वगैरह सब लिखते हैं तो इनमें क्लियर हो जाती है। लेकिन बेसिकली हम कैसे इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में देखो एक बात सुनो। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, ये वाला फर्स्ट वन, और इसको मैं दो तरीके से लिखता हूँ। एक में तो मैंने Cl दोनों बीच वाले पे जोड़े, और एक में मैंने दोनों Cl एडजेसेंट पे। तो इसका क्या नाम लिख सकता हूँ मैं, ऊपर वाले का क्या नाम लिख सकता हूँ, ऊपर वाले का नाम लिख सकता हूँ 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। और इसका क्या नाम लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा मैं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने आईपीएस नेम में क्या करा, पोजीशन दिखा दी, अभी तो दिखा दी ना पोजीशन, तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई उसमें जो दो क्लोरीन है दूसरे नंबर के कार्बन पे लगे हुए हैं, पहले वाले इस वाले में, ऊपर वाले में। और बी वाले में क्या हुआ है कि एक पोजीशन पे एक है, एक दूसरा दूसरी पोजीशन पे 1 और 2 पर है। अब अगर इनके मैं कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम में ये दोनों के दोनों डाइक्लोराइड है कि नहीं, डाइक्लोराइड है, डाइक्लोराइड प्रोपेन है। तो मैं इनके आगे क्या लिख सकता था, मैं इस डाइक्लोराइड के आगे एक तो लिख सकता था जैम डाइक्लोराइड, और दूसरे के आगे लिख सकता था विस डाइक्लोराइड। यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाता कि भाई जो जैम है उसमें दोनों के दोनों जो क्लोरीन है वो एक ही कार्बन पे अटैच है, और विसिनल में क्या होता, अलग अलग कार्बन पे अटैच है। तो जनरली किसके लिए यूज हो सकता है, जब हम कोई कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो वो जेमिनल बनेगा या विसिनल बनेगा, ये चीज हम बता सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं कि सीरीज के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर जो हैलोजन है वो कौन से
कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके बेस पे। तो एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, जो ये क्लासिफिकेशन में सिखा रहा हूं आपको, ये हेलोजन के साथ साथ, हेलो, जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते, हेलो, पता नहीं क्यों हिल रहा है। ओके, जितनी भी हमारे और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक अल्कोहल फैमिली हो गया, कार्बोक्सिलिक फैमिली हो गया, उन सब पे भी सेम क्लासिफिकेशन अप्लाइड होता है। बस हेलोजन में क्योंकि सब्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहले हमारे कौन से आते हैं, एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स मतलब वही सिंपल, हमारे क्या होगा कि सिंपल कार्बन वाली सीरीज होगी और उस पर एक हेलोजन जुड़ गया, तो ये एल्किल हैलाइड है। अब ये किसके बेसिस पे है, ये है कि जो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो इसमें दो कैटेगरी हमारी मेन बनी, एक तो एल्किल और एक बनी एलिलिक। ठीक है, एलिलिक हैलाइड्स। अब एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, देखो, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे हेलोजन जुड़ा होता है, तो इसे हम एलिलिक कहेंगे। समझो ध्यान से, डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, क्योंकि ये वाला जो होगा वो sp3 हाइब्रिड होगा, ये दोनों तो sp2 है। हमें किसकी बेस पे क्लासिफाई करना है, sp3 में। तो अभी ये ध्यान दो, इस वाले कार्बन को हम एलिलिक कार्बन भी कहते हैं। ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट हो उससे हम एलिलिक कार्बन भी कहते हैं। अब उससे कोई अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो उसी नाम से बोलता है। यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये एलिलिक हैलाइड है, अगर यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा होता तो एलिलिक अल्कोहल होता। समझ गए? तो एलिलिक ग्रुप कौन सा होता है, एलिलिक कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट होना चाहिए sp3 वाला। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है और उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और जस्ट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड हो। अब इसी में एक और कैटेगरी आती है बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है और उस पर अगर कोई हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे, और इस वाले कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहेंगे। और ये भी कैसा होता है, इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, यानी अगर इससे कुछ जुड़ेगा तो वो कार्बन सीरीज ही जुड़ेगी, ना कि डबल बॉन्ड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इस वाले में जो ये हैलाइड है वो एलाइलिक से जुड़ा हुआ है या बेंजाइलिक से? जल्दी से बताओ, इस वाले कंपाउंड में। बोल के बता दो। यस, नहीं नहीं, बेंजाइलिक नहीं, नहीं, एलाइलिक। ये sp3, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट है, तो एलाइलिक हुआ, ना कि बेंजाइलिक। अगर ये बेंजाइलिक वाले से होता, डायरेक्ट बेंजीन वाले से होता यहां पर, तो इसे आप बेंजाइलिक कहते हैं। ये तो डबल बॉन्ड वाले से बराबर में है। ठीक है, ये चीजें आपको पता लग गई तो हो गया बस। तो हमने ये पढ़ा कि जो sp3 वाले कार्बन की कैटेगरी है उसमें तीन टाइप के बने। एक तो बना एल्किल जो कि सबसे सिंपल है, एक बना एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला, ये वाला जो होता है वो एलिलिक होता है। और तीसरा जो हमारी कैटेगरी आई वो किसकी आई, बेंजाइलिक कार्बन की। तो आज के बाद हमें कार्बन की पहचान तो बिल्कुल हो गई कि बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन कौन सा है, और एल्किल कौन सा है। तो एल्किल का तो वैसे पता ही होता है, सिंपल है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये sp3 वाले थे। अब ऐसा भी हो सकता है हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ sp2 हाइब्रिडाइज हो, बिल्कुल होगा। ऐसा भी हो सकता है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज में दो कैटेगरी डिवाइड होती है, एक विनाइलिक और एक एरिल। विनाइलिक और एक एरिल, सिंपल है। विनाइलिक मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड। तो माइक ऑन है क्या, या मेरे ही माइक में डिस्टर्बेंस है? हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज? ओके, तो विनाइलिक की बात करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाई इस तरह से। ठीक है, ये है क्या, वैसे तो ये ब्यूटीन है। अब इस ब्यूटीन में मुझे एक हेलोजन लगाना है,
आप मुझे बताना इसमें से, मैंने यहाँ सेल लगाया और यहाँ Br लगाया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से एलाइलिक वाला कौन सा है और विनाइलिक वाला कौन सा है, तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। डेफिनेशन पढ़ लो। विनाइलिक का मतलब क्या है? हेलोजन एटम अटैच टू द विनाइलिक कार्बन, इट मींस वन ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। यस, ये वाला जो है क्लोरीन, ये एलाइलिक है, और जो Br है वो विनाइलिक है। बस, कहानी क्लियर। ठीक है, तो जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है, आज के बाद उसको हम विनाइलिक कार्बन, सॉरी विनाइलिक हेलोजन की तरह देखेंगे, विनाइलिक की तरह देखेंगे। अब यहाँ पे हेलोजन है तो विनाइलिक हैलाइड कह रहे हैं, अगर ये मान लो एल्कोहल होता तो विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। बस जो भी हमारा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होता वो हमें पता लग जाता। तो आज के बाद अगर कहीं आपने बेसिक मतलब कहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई मेडिसिन आपने देखी और उस पर अगर कहीं विनाइल लिख रहा है, विनाइल क्लोराइड, तो आप एकदम से आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला है उसमें डबल बॉन्ड कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ गए? ये बेसिक चीजें अपने माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं एरिल। तो एरिल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बेंजीन रिंग है डायरेक्ट उस पे जुड़ा होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे, तो हमें पता है बेंजीन रिंग के सारे कार्बन कैसे होते हैं? sp2। तो ये sp2 वाले से जुड़ा हुआ है। अब इसी तरह जो ऊपर वाला था ये भी तो sp2 था, इसे हम क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड्स। और कोई कैटेगरी हो सकती है? नहीं हो सकती, दो ही कैटेगरी है। ठीक है, तो कुल मिला के sp3 वाले में तीन कैटेगरी, जिसमें कार्बन एल्किल वाला हो, फिर एलाइलिक वाला हो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, और बेंजाइलिक हो नेक्स्ट टू द बेंजिल रिंग। तब तो हम क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन के अकॉर्डिंग। फिर sp2 में केवल दो कैटेगरी, या तो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे हो तो इस वाली कैटेगरी हम विनाइलिक बोल रहे हैं, या फिर कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर हो। ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर, क्योंकि इस केस में दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये इनकी कैटेगरी होगी। अब बात करते हैं सर, अगर ऐसा आ जाए, इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले पे आ जाए तो उसके क्या बोलोगे? मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले पे Cl जुड़ जाए तो इसको क्या बोलोगे? अब ये शायद आपको किसी बुक में भी ना मिले, मैं इसको बताता हूँ, इसको बोलेंगे एल्किनिल, एल्किनिल हैलाइड। ये भी ध्यान दो, लिख लो अपने पास, काम की चीज है। ठीक है, एल्किलिन हैलाइड। इसमें क्या हुआ? इसमें जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ, ये क्लासिफिकेशन था, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में रिएक्शंस तो देख ही लेंगे, आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, अगर उसका कोई पर्टिकुलर अच्छा मैकेनिज्म है तो वो भी ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे अच्छी प्रिपरेशन हम किससे करेंगे? सबसे पहले एल्केन से प्रिपरेशन करेंगे। और मैंने हमेशा से बताई है, जब भी मैं किसी चीज की प्रिपरेशन सिखाता हूँ, कहीं कहीं पे ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज मोस्ट केसेस में मैं ऑर्डर वही रखूंगा कि एल्केन से स्टार्ट हो, उसके बाद एल्केन के बाद एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्कोहल, और जहां तक वो सीरीज चलती है वो हम प्रिपेयर करते चले जाते हैं। ये बेस्ट मेथड लगता है, ना तो कभी चीजें मिस होती, ना ही कभी चीजें कम ज्यादा होती। ठीक है, तो फ्रॉम एल्केन से शुरू करते हैं। तो एल्केन से सिंपल चीज है कि डायरेक्ट हेलोजनेशन से आप प्रिपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एल्केन इनटू द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट एंड सुटेबल कैटलिस्ट गिव्स द हेलोएल्केन। अब यहां पर चीजें क्या याद रखनी है कि एल्केन से कैसे बनता है, उसके अपने मेथड, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। पहली बात, डायरेक्ट हेलोजनेशन। डायरेक्ट हेलोजनेशन का मतलब क्या हुआ? आप हेलोजन की कोई भी गैस डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लाइक Cl2 यूज कर सकते हो, Br2 यूज कर सकते हो, I2 यूज कर सकते हो। आपको इनके कंपाउंड की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही यूज कर लो। एक चीज। सेकेंड थिंग, इन्होंने कहा ये जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट है तो हीट भी है, और इन्होंने कहा कि आपको कैटलिस्ट भी चाहिए, तो ये कैटलिस्ट रिएक्शन है, कैटलाइसिस रिएक्शन है। एक चीज हो गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा कौन से हेलोजन किस तरह से रिएक्शन करेंगे। सो दे आर सेइंग दैट क्लोरीनेशन इज फास्ट, ब्रोमिनेशन इज स्लो एंड आयोडीनेशन इज पॉसिबल अंडर स्पेशल कंडीशन। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, देखो अगर मैं बात करूं, अगर क्लोरीनेशन तेज है तो फ्लोरीनेशन और भी तेज होगा। सबसे तेज फ्लोरीनेशन, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, और ये कहते हैं आयोडीनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखो तो फ्लोरीन सबसे तेज रिएक्ट कर रहा है और आयोडीन स्पेशल कंडीशन में पॉसिबल है। अब बताओ ये तीन लाइन के नोट्स क्लियर हुए कि नहीं इतने शॉर्ट में? क्या ही भूल जाओगे। अब इसके अलावा एक चीज और, मैकेनिज्म भी, मैकेनिज्म जो है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इसमें हमारे पास रिएक्शन आई CH4 और Cl2। अब देखो Cl2 डायरेक्ट हाइड्रोजन है कि नहीं?
अब इसमें क्या होगा, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह जुड़ जाएगा, बस CH3Cl बन गया। निकलेगा क्या अलग से, HCl। अब इसमें एक चीज मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपके पास हैलोजन बहुत एक्सेस में है तो वो क्या करेगा, सारे के सारे जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें रिप्लेस कर देगा। आई थिंक मेरा माइक जो है वो खराब हो गया आज, सॉरी फॉर दिस नॉइस, बट आई थिंक ये ना गिर गया था तो तब से दिक्कत ही कर रहा है। चलो रख के काम चलाते हैं। CH3Cl प्लस Cl2, अब क्या होगा, एक Cl तो पहले हट चुका, तो जितने भी हाइड्रोजन है वो हटते चले जाएंगे एक एक करके। अब क्या बनेगा, CH2Cl2, एक हाइड्रोजन हटा, एक Cl जुड़ गया, HCl। CH2Cl2 प्लस Cl2, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, CHCl3 बन गया, HCl फिर से निकल गया। फिर से CHCl3 पर अगर Cl2 की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। तो अब यहां से देखो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा ये बना, ये हमारा सबसे छोटा हेलो एल्केन है, दैट इज क्लोरोमीथेन, सबसे छोटा। और अगर मैं इसमें बात करूं ये CHCl3, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये जो कंपाउंड है ट्राइक्लोरोमीथेन, इससे ही हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझना है तो मैं आपको बता दूं, मैकेनिज्म की जो रिएक्शन है उसमें समझ लेना, मैंने समझाया हुआ है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है चैन इनिशिएशन, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्ट होता है। फिर होता है चैन प्रोपगेशन, जिसमें फ्री रेडिकल एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इसके कारण जो रिएक्शन है वो चलती चली जाती है। और तीसरा होता है चैन टर्मिनेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। बस 3 स्टेप में होती है। खैर ये चीज क्लियर होगी, तो हमें एक चीज पता लगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं C2H6Br, एक तो मैं ये लिख दूं और साथ में इसी में C2H6Br2, C2H6 प्लस Br2, इसके साथ साथ में इसके ब्रैकेट में एक्सेस लिख दूं, तो फ्रेंड ध्यान देना, यहां से आपके प्रोडक्ट बदल जाएंगे। ये एग्जाम स्पेसिफिक चीजें हैं, यहीं से आपके प्रोडक्ट बदल जाएंगे। क्यों, देखो C2H56, सॉरी C2H6 प्लस Br2, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा C2H5Br। बस एक बार ब्रोमीन रिएक्ट करेगी और रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन अगर उसने Br2 को एक्सेस में लिख दिया, यानी कि Br2 के आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो पता क्या होगा, ये जो Br है सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा C2Br6 हेक्साब्रोमो एथेन। चीजें क्लियर हुई। तो एक्सेस में लिखा है या नहीं लिखा है, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। और अगर एक्सेस में लिखा है तो फाइनल सारे हाइड्रोजन हटा के जो प्रोडक्ट बनता है वो बनाना। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, अब बात करते हैं, जैसे एक कंपाउंड आया CH3 CH2 CH3 और Cl2 आया। अब इसमें एक कहानी आती है कि सर Cl जोड़े तो कहाँ, टर्मिनल वाले पे या बीच वाले पे। यानी इसमें दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, कि एक तो CH3, फिर CH, Cl और Cl3। यानी एक में तो मैंने Cl कहाँ जोड़ा, बीच वाले पे, एक कंपाउंड बनाने के लिए। और दूसरा इस तरह से भी तो बन सकता था, CH3 CH2 CH2 Cl, दोनों में से कुछ भी बन सकता था। तो सर दोनों में से बनेगा कौन सा, तो ये ध्यान देना, ये दोनों ही बनेंगे, बस इसमें जो ये 2 क्लोरो वाला होता है और ये 1 क्लोरो वाला है, तो जो 2 क्लोरो वाला होता है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है और ये वाला 1 क्लोरो वाला माइनर क्वांटिटी में बनता है। बस ये ध्यान देना। तो अगर किसी रिएक्शन में पॉसिबली 2 प्रोडक्ट है तो दोनों बनेंगे, बस एक मेजर में होगा और एक माइनर में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन तो इसी तरीके से हो सकता है। अब बात करते हैं आयोडीनेशन की। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मैं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, 99% जो आपको ऑर्गेनिक की वीडियो मिलेगी वो आपको क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन एक दो रिएक्शन लिख के सिखा देंगे, और कोई भी आयोडीनेशन नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ना डिटेल देने की आदत नहीं है, उसको सादा नहीं पढ़ाना। और मैं हमेशा उन चीजों पे फोकस करता हूं जो लीक से हटके है। अभी हमने पढ़ा था आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर सिंपल कंडीशन एंड दे आर पॉसिबल अंडर स्पेशल कंडीशन। तो वो कंडीशन है कौन सी, क्वेश्चन वहां बनता है। क्वेश्चन वहां नहीं बनता, जो चीज हो रही है वो तो हो ही रही है, जो स्पेशल कंडीशन है उससे बताओ ना, वो याद रखो, वो पढ़ना है।
तो पहली बात ये है, आयोडोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अगर मान लो ये इथेन है और इसका मैं आयोडोनेशन कराऊं तो C2H5I बन तो जाएगा, बट यहां पर जो ये रिएक्शन होती है, H जो I जो बनेगा ये इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, आगे तो जाएगी वापस भी जाएगी, तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगी और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर चैलेंज कौन कर रहा है, दिक्कत किसी वजह से हो रही है? यहाँ पे जो सारी दिक्कत हो रही है वो सिर्फ एक HI की वजह से हो रही है, ठीक है ना, यही तो चीज है। अगर मैं इस HI को हटा दूं, इसे मैं किसी तरह से खत्म कर दूं, तो C2H5I बन जाएगा, बस इसी को तो हटाना है। सो अब क्या होगा, इट कैन बी डन on heating the iodine with alkanes into the presence of oxidizing agent such as HNO3 और iodic acid HiO3। अब इन्होंने कहा तो हम क्या करेंगे, C2H6 लिया, आयोडीन लिया और साथ में HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड या फिर आयोडिक एसिड ले लेंगे। अब ये एसिड क्या करते हैं, दे दीज एसिड ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये क्या करेंगे HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे I2 में, बस प्रोडक्ट तैयार। तो HI प्लस ट्वाइस HNO3 इज इक्वल ट्वाइस NO2 H2O प्लस I2। और अगर आयोडिक एसिड लोगे तो भी वो क्या करेगा, इसे आयोडिक में सॉरी आयोडीन गैस में ऑक्सीडाइज करके निकाल देगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो कुल मिला के अगर आपके एग्जाम में ये आता है कि वाई द आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर सिंपल कंडीशन, तो किसके कारण रिएक्शन रुकी, HI के कारण, बिकॉज इन दिस रिएक्शन द HI इज प्रोड्यूस विच रिवर्स द रिएक्शन। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई जो HI है उसे ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, जैसे कि HNO3 और HiO3, दिस इज द आंसर। हो गया, तो आयोडिनेशन भी हो गया, आयोडीन भी जोड़ दी, बस थोड़ा सा स्पेशल लगाना पड़ा, लगा दिया, कर दिया। चलो, तो एल्केन से हमने सब कुछ बना दिया। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्किन्स की। तो एल्किन से कैसे प्रिपेयर करें, तो दे आर सेइंग दैट एल्किन्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड सच एज HI HBr HCl टू फॉर्म द हेलोएल्केन्स। अब ये कह रहे हैं एल्केन जो है हेलोजन एसिड से रिएक्ट करती है, जैसे कि HCl HBr HI इनसे रिएक्ट करती है और हेलोएल्केन बना देती है। सो द ऑर्डर ऑफ द हेलोजन एसिड इज HI HBr HCl HF, यानी HI सबसे तेज रिएक्ट करेगा, HF सबसे कम। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो अब मान लो हमारे पास ये छोटा सा एल्कीन है H2C डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हम HI की रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा देखो, इसमें से एक बार तो आयोडीन जाएगा और एक पर हाइड्रोजन, तो बस ये बन गया। अब ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना आयोडो इथेन। अगर यहीं पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता इस तरह से और मैंने इस पे HCl की रिएक्शन कराई थी, तब क्या बनता, तब देखो क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इसमें किसी पर भी किसी भी साइड आप क्लोरीन लगा लो और किसी भी साइड आप हाइड्रोजन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिला के जो HCl या HI टूट रहा है उसमें से H अलग जा रहा है, Cl अलग जा रहा है, एक पे H एक पे Cl, बस इतनी सी इनकी कहानी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब देखो फॉर अनसिमेट्रिक एल्केन, अगर अनसिमेट्रिक एल्केन आ जाए, अनसिमेट्रिक एल्केन्स मतलब जिसमें एक तरफ सीरीज बड़ी हो जाए एक तरफ छोटी हो जाए, जैसे कि 3 वाले, 5 वाले, 10 वाले। ठीक है, कुल मिला के जो डबल बॉन्ड है उसकी एक साइड सीरीज बड़ी एक साइड छोटी, इस टाइप का, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिक। तो इनमें अगर HI जुड़ेगा या HCl जुड़ेगा तो वो कहां जाएगा, तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, the addition of unsymmetric reagent such as HI, H2O, H2SO4 to the unsymmetric alkanes, the negative part of the adding reagent goes to the carbon which has least number of hydrogen atom. Simple concept. अब ये कहना है सिर्फ HCl, HBr, HI, ये नहीं, अगर आपके पास H2O हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, तो इनमें से जो मोस्ट नेगेटिव पार्ट होगा इन सब में से वो किस पे जाएगा, इट विल गोज टू द कार्बन विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। या तो हाइड्रोजन एटम उसमें सबसे कम हो या ना हो, उसी कार्बन पे जाके चिपक जाएगा। तो अब बताओ इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में बताओ पहले, ए वाली रिएक्शन में कि जो हमारा Cl है वो कौन से कार्बन पे जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यस, फर्स्ट पे, अरे नहीं थर्ड पे, CH3 CCl H सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा एंड दिट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा।
अच्छा सेकंड का आंसर था, हाँ सेकंड का आंसर था, तो फर्स्ट वाला कौन सा इसमें? देखो अब इसमें सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 5 किस पे जाएगा? इसमें किस में जाएगा? इसमें जाएगा 2 नंबर वाले पे। क्यों जाएगा? इसका रीजन है, या तो हाइड्रोजन कम हो या कार्बन सीरीज कम हो। कार्बन सीरीज कम क्यों, इसका भी रीजन है। 2 और 3 पर तो सेम है, सेम है ना, बिल्कुल हाइड्रोजन तो सेम है। यही तो एक्सेप्शनल चीजें हैं, यही तो समझानी है। पढ़ा तो कोई भी देगा, अलग क्या है समझो, यही तो पूछता है एग्जामिनर। इनमें तो सेम हाइड्रोजन है। अब आप कंफ्यूज हो गए, वहां बैठ गए सिर पकड़ के, अरे सर ये कैसे करें, चलो दोनों वाला टिक कर देते हैं, और वहीं गलती हो जाएगी। तो एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा, कंसेप्ट समझो। इस 3 नंबर वाले पे पीछे कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन की सीरीज है। अब हमें पता है ये जो कार्बन की सीरीज होती है ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाती है, वो भी कौन सा, प्लस आई। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है 3 नंबर वाले कार्बन को। समझ गए? इसके पास बेचारे के पास एक ही है, CH3 सिर्फ, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अब ये बताओ। 2 और 3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा होगी? बताओ जरा। 2 पर क्यों? इलेक्ट्रॉन किसको ज्यादा मिल रहे हैं, 2 या 3 को? अरे भैया 3 वाले को मिल रहे हैं, समझो पीछे से देखो ना। अरे इथाइल सीरीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल का ज्यादा है, ये CH3 का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी? 3 नंबर के कार्बन पे। पीछे से इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रही है, यहां से सिर्फ CH3 दे रही है। तो जो ज्यादा बड़ा ग्रुप है वो ज्यादा बड़ा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। जब ज्यादा बड़ा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी कार्बन पे ज्यादा होगी। तो किस कार्बन पे ज्यादा हुई? 3 नंबर के कार्बन पे। अब यहां से एक चीज समझो, जो Cl है या कोई नेगेटिव पार्ट है, चाहे HBr हो, HCl हो, HI हो, जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। नेगेटिव पार्ट नेगेटिव वाले के पास जाएगा या पॉजिटिव के? पॉजिटिव के। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये 2 वाले पे जाएगा। यस, क्योंकि इन कंपैरिजन 2 और 3, 3 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसके पास जाएगा भैया? 2 वाले के पास। अब ये जो कहानी है ये हर एक बुक में नहीं लिखी, ये कंसेप्ट समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कभी समझा था, आज उसको अप्लाई किया रिएक्शंस के अंदर। ये मेन चीजें हैं जो समझने की होती है। ठीक है, अब इस सीरीज को वो डिजाइनर बना के दे देगा, वो इस कंपाउंड का एस लिख के देगा, यहाँ डबल बॉन्ड फिर एक कार्बन यहाँ और एक यहाँ, इसमें दे दिया। और इसमें बताओ जी कौन सा स्ट्रक्चर, ये बी वाले ही है आपको। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर इसका फाइनल है? ये वाला, ये वाला यहाँ पे है मतलब, और ये वाला। 3 मैंने बनाया, A B, चलो यहाँ नहीं नीचे लाओ ना, और ये C। कौन सा है? C वाला। कंसेप्ट भी तो पता लगा, मतलब डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, उसके बाद बताना था। ठीक है ना, क्लियर चीजें समझ में आई क्यों? हाँ, तो चीजें पता होनी चाहिए, कहीं उलझना नहीं है केमिस्ट्री में। अब देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन इतनी अलग हो और उसका कोई एक्सेप्शनल ना हो। एक्सेप्शनल भी होता है। दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? आपका मन है अगर कहीं पे और जोड़ने का, तो आप वो भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका मन था कि हम 3 नंबर वाले कार्बन पे जोड़ें, जैसे कि अभी ऊपर वाले कुछ लोग कह रहे थे कमेंट कर करके, सब 3 नंबर पे जोड़ेंगे, तो अगर ऐसा मन है तो जोड़ सकते हो, मना उसमें भी नहीं है। बस कुछ खास चीजें यूज करनी पड़ेंगी। सो दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। खराब नहीं, खराश, खराश इफेक्ट या रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है इनटू द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट और पेरोक्साइड, हीट, सनलाइट एंड पेरोक्साइड सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड, द एडिशन ऑफ HBr, the addition of HBr takes place against the Markovnikov rule। ये कह रहे हैं अगर आपने
पेरोक्साइड यूज कर लिया, हीट यूज कर ली, सनलाइट यूज कर ली, और खास करके पेरोक्साइड यूज कर लिया, तो जो एडिशन होगा एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। इस बार बी आर जो है कम वाले हाइड्रोजन पे नहीं जानेगा, इस बार जो बी आर है, सिर्फ बी आर, वो कहाँ जाएगा, टर्मिनल वाले पे, यानी कि प्रोडक्ट ये होगा। तो कुल मिला के इस वाली रिएक्शन में अगर यहाँ एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है, या लिखा है दिस रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कहानी ये पलट जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। और पता नहीं मेरा जो मन है वो यूं क्यों कहता है, इस बार जो पेपर आएगा उसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड चीजें देखने को मिल सकती है, कि ये जो रिएक्शन हुई पूरी की पूरी रिएक्शन दे दी, अब इस रिएक्शन में खास बात क्या है, वो पूछ सकता है, इसका नाम पूछ सकता है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग हुई, कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ, ये सब चीजें पूछ सकता है। या फिर ये कह सकता है कि भाई जो रिएक्शन दे दी हाफ, आगे लिखते हैं प्रोडक्ट, इसमें से प्रोडक्ट कौन सा बना और वो प्रोडक्ट क्यों बना। ठीक है, तो ये चीजें हमें ना प्रिपेयर करनी है। अब देखो हमने किससे बना लिया, मैं आपको स्टार्टिंग से याद कराता हूँ, एल्केन से बना दिया, एल्कीन से बना दिया। अब जब एल्कीन से बन सकता है तो एल्काइन भी लगभग सेम ही है, दोनों अनसैचुरेटेड है, सेम प्रोसेस है। एल्काइन से एल्कीन बनाओ, उससे कुछ भी बनाओ। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन हम पढ़ ही रहे हैं, बात करते हैं एल्कोहल की। अब हम चलते हैं किस पे, एल्कोहल पे। एल्कोहल से कैसे बनाए, तो एल्कोहल से बनाने के 3-4 मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, 3-4 रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके आप बना सकते हो। सबसे पहले सिंपल आता है HX के साथ, वही HX मतलब वही जो अभी आया था, HCl HBr HI। अब ये जो रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर OH जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, X जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ जब ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो बनेगा RX प्लस H2, सिंपल। तो अगर मेरे पास मान लो एक एल्कोहल है C2H5OH, और इसके साथ में अगर HCl की रिएक्शन करा रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, C2H5Cl प्लस H2, सिंपल, ये बन गया, इतना सा है। अब इसमें अल्कोहल धमाकेदार कोई बड़ी बड़ी सी अल्कोहल आ जाए, ये वाली, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ ये क्या है वैसे, ये है 2 प्रोपेनॉल। अब इसमें भी क्या होगा, जहां से अल्कोहल हटी बस वहीं क्लोरीन जुड़ा, तो 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। ओके जी, क्लियर हुआ। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या, दे आर सेइंग दैट ये रिएक्शन तो बेसिक है, आपने समझ ली। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, good yield of haloalkanes is obtained when alcohol react with halogen acid into the presence of dehydrating agent such as anhydrous zinc chloride और concentrated sulfuric acid। ये कह रहे हैं अल्कोहल के साथ हेलोजन एसिड की रिएक्शन से आपको हेलोएल्केन तो मिलता है, लेकिन आप उसे अगर अच्छी अमाउंट में बनाना चाह रहे हो तो आप उसके साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे कि जिंक क्लोराइड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रू प्रोसेस कहते हैं। अब ध्यान दो, HCl और जिंक क्लोराइड का 1:1 का जो मिक्सचर होता है उसे हम ल्यूकस रिएजेंट भी कहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है उसके साथ HCl और जिंक क्लोराइड अगर हम यूज कर रहे हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को हटाने वाला, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो हमारा हेलोएकेन इजिली बन जाएगा अच्छी अमाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो रिएक्शन होता है इसका टेस्ट हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो ये वाला जो हेलो अल्कोहल है ये 3 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि जिससे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। आई एम रिपीटिंग, अगर कोई अल्कोहल का ग्रुप यानी OH इसी कार्बन से जुड़ा है और उस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राइमरी है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी है, अगर वो कार्बन 3 से जुड़ा है तो वो टर्शियरी है, 3 डिग्री है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। यहाँ पे जो अल्कोहल है, आप ये देखो इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन तीनों साइड से कार्बन से जुड़ा है, इट इज अ 3 डिग्री, समझ गए, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। सो अब इन्होंने कहा जब हम इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराते हैं तो ये अल्कोहल की पहचान करने में हेल्प करता है, कैसे, जो 3 डिग्री होंगे वो शो टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्बिडिटी क्या होती है, ये होती है क्लाउडीनेस, धुंधलापन या मैलापन, इसे हिंदी में आप कह सकते हो। तो जो सॉल्यूशन होगा बनेगा इसका, और वो थोड़ा सा मैला हो जाएगा, मतलब कि उसमें डलनेस आ जाएगी। ठीक है, 2 डिग्री शो टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स,
जो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट कराते, यानी कि ये वाले, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये कितनी देर में दिखाता, 5 मिनट बाद मैलापन आता। लेकिन अगर जो 1 डिग्री अल्कोहल होता, जैसे CH2 C2H5OH, ये वाला C2H5OH, अगर ये वाला होता तो ये टर्बिडिटी दिखाता ही ना, दिखाते ही नहीं है। ठीक है, ये इसका टेस्ट भी है। अब एग्जाम में अगर टेस्ट आ जाए तो कर सकते हो, ये टेस्ट भी हमने कर लिया। चलो अब बाकी सब चीजें ऐसे ही क्लियर करते चले जाएंगे फटाफट से। अभी कहते हैं ब्रोमो एल्केन्स अगर बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, लगातार उबलते हुए HBr के साथ रिएक्ट कराओगे 48%। C2H5 प्लस HBr कैसे होता है, बॉइलिंग के साथ HBr को बॉइल करते रहो तो क्या होगा, C2H5Br प्लस H2O। सिंपल रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहे हैं इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप, अगर आपको ब्रोमिनेशन ही कराना है तो एक तरीके से और कर सकते हो, अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की एक्सेस में पोटेशियम या सोडियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करके भी रिएक्शन कराई जा सकती है। तो C2H5OH NaBr प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, C2H5Br प्लस Na2SO4 प्लस H2O, ये बनाएगा। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपने हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, क्लियर हो गया। अब मैंने रिएक्शन बताई, अच्छी लगी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमो एल्केन बना रहे हैं। एग्जामिनर ने आपसे ये रिएक्शन पूछ ली, इजी है, कर ली। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि अगर आप NaBr की जगह KBr यूज करते हो तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी, एक्सेप्शनल। यहाँ हमने पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा तो है, लेकिन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो द मिक्सचर ऑफ KBr एंड H2SO4 इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। समझ गए, प्राइमरी के साथ ठीक है हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आए उनके साथ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एज देयर डिहाइड्रेशन में होगा, क्योंकि उनका डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख के आ रही है और इसके आगे KBr और H2SO4 लिखा हुआ है और वो पूछता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, आई एम रिपीटिंग कि KBr और H2SO4 को प्राइमरी के केस में चल जाएगा, ये 1 डिग्री है, इसके केस में आप KBr और H2SO4 को यूज करके सेम रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में, ये 2 डिग्री वाला है, अल्कोहल के केस में आप KBr और H2SO4 यूज नहीं कर सकते। अब वो यहाँ आपसे यही पूछेगा। अब पढ़ के तो सब लोग ये गए कि अगर OH दिखा और उसके साथ कहीं Br दिखा तो Br की जगह चिपका देना, OH को चेंज कर देना, है ना, यही तो है कि OH की जगह Br चिपका देना। सोच के तो ये बैठे थे, लेकिन एक्सेप्शनल है, अगर आपके पास 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है तब KBr के साथ Br नहीं लगेगा। तब क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, किसका, अल्कोहल का। वाटर तो निकलेगा, हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। समझो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ये एनसीईआरटी पढ़ाता है, कहते हैं ना स्टैंडर्ड बुक क्यों पढ़नी चाहिए, इसलिए पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी केवल एक चीज लिखने के बाद उसे छोड़ता नहीं है, उसके एक्सेप्शनल भी देता है। या तो चीजें नहीं देता, कम देता है, लेकिन जो देता है उसको पूरा कंप्लीट देता है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई। तो हमें यहाँ से क्या याद रखना है ब्रोमो एल्केन में, कि 1 डिग्री के साथ हम KBr और H2SO4 यूज कर सकते हैं, एल्को 1 डिग्री के साथ। लेकिन अगर एल्कोहल 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री है तो KBr और H2SO4 के साथ आपका एल्कीन बनेगा, ब्रोमो वाला नहीं बनेगा। ये पॉइंट यू नोट करने का है आपका, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं आयोडो। तो आयोडो के लिए सिंपल HI यूज करो या फिर KI के साथ H3PO4 यूज करो। ठीक है, तो अगर हम HI यूज करेंगे तो क्या बनेगा, RI प्लस H2। KI के साथ यूज करेंगे तो भी सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। इसमें भी क्या बनेगा, RI प्लस K3PO4 प्लस H2O, ये बन जाएगा। अब इसमें भी एक्सेप्शनल ये है कि इसकी रिएक्शन में हमने H3PO4 क्यों यूज करा, H2SO4 क्यों नहीं यूज करा।
ये भी तो बताओ। तो ये कह रहे हैं KI के साथ अगर आप H2SO4 यूज करते हो ना, तो वो क्या करेगा, HI नहीं बनाएगा। यहाँ से HI मिल रहा है, वो नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, इसको आयोडीन बना देगा, HI नहीं देगा। चीजें क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन से, तो ROH प्लस PX3, ROH प्लस PX3 दैट इज PCl3, PBr3, ये सब चीजें यूज हो सकती है। तो जब अल्कोहल के साथ PX3 यूज किया जाता है तो क्या बनता है, 3RCl प्लस H3PO3, बस इतनी सी रिएक्शन है। जैसे यहाँ C2H5OH PCl3 C2H5Cl प्लस H3PO4 H3PO3, ठीक है, ये बनता है। अब ये कह रहे हैं यही रिएक्शन अगर आपके पास फास्फोरस ट्राईहैलाइड की जगह फास्फोरस पेंटाहैलाइड आ जाए, पेंटाक्लोराइड पेंटाब्रोमाइड आ जाए, तब क्या होगा, तब भी हो जाएगी रिएक्शन। बस इस रिएक्शन में आपका एक तो वही क्लोरोहेल्केन, सॉरी क्लोरोएल्केन और POCl3 प्लस HCl ये बनता है। तो अब इस रिएक्शन को करके दिखाओ, CH3 CH2 CH3, नहीं 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि अल्कोहल लेना है, 2OH, और इसके साथ PBr3 लिख दिया। तो क्या होगा, सिंपल, एक तो जहां पे OH लगाया उसको हटाओ, Br जोड़ो, एक चीज बन गई। दूसरी चीज कि Br5 के साथ है, सॉरी Br5 के साथ, तो एक तो Br जुड़ गया, साथ में 3 जो है किसके साथ जाएंगे, PO के साथ, PO Br3 बनेगा, और एक जो बचा Br वो H के साथ जाएगा हाइड्रोजन के, ये बन जाएगा। बस इतनी सी ये रिएक्शन है। तो हमने अब तक एल्कोहल की किस किस के साथ रिएक्शन देख ली, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। HCl के, तो Cl वाला बनेगा, Br लोगे HBr, तो Br वाला बनेगा, 1 डिग्री एल्को प्लस KBr प्लस H2SO4 लोगे तो भी आपका Br वाला बनेगा एल्केन, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्को है तब KBr और H2SO4 नहीं लेना है, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम तीसरी चीज पे, HI के साथ आयोडीन वाला बनेगा। इसी की रिएक्शन में अगर आप KI प्लस H3PO4 लेते हो तो बन जाएगा आयोडीन वाला, लेकिन KI के साथ H2SO4 नहीं ले सकते, नो रिएक्शन, ठीक है। और अब चौथी चीज जो यहाँ पर आई वो ये, ROH के साथ हम PCl3 PBr3 ले सकते हैं, ROH के साथ ही हम PCl5 PBr5 ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिला के अल्कोहल ने इतनी रिएक्शन आपको दे दी, ठीक है, इतनी क्लियर, कंफर्म, ओके। अब इसी के साथ एक और रिएक्शन आती है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत अच्छी रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं डार्जन मेथड, एक्शन ऑफ थाइनिल क्लोराइड। इट मींस एक्शन ऑफ थाइनिल क्लोराइड ऑन द अल्कोहल, ROH प्लस SOCl2, सिंपल सी चीज है, RCl बनता है, SO2 बनता है, HCl बनता है। इस केस में ध्यान दो, जो यहाँ पर हेलोएल्केन मिलता है ना वो ज्यादा प्योर होता है, तो C2H5 प्लस SOCl2 क्या बनेगा, सिंपल C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन जाएगा। कुल मिला के SO ने ऑक्सीजन पकड़ा इस बार, यहाँ से एक Cl जुड़ गया C2H5 के साथ और एक Cl चला गया H के साथ, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये सिर्फ क्लोरीन के लिए है, तो एक रिएक्शन ये आ गई। और भाई ये जो हैलाइड एक्सचेंज है ये भी समझो जल्दी से, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्किल आयोडाइड। जनरली ये किसके लिए यूज होता है, एल्किल आयोडाइड के लिए, क्योंकि हमें पता है एल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करना इजी नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें हमारी एक रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि दूसरा कोई भी हेलोएल्केन ही लेते हैं और उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा देते हैं। चाहे तो आप RCl वाला लो, Br वाला लो, कुछ भी लो, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओ, तो सोडियम आयोडाइड में से क्या होगा, आयोडीन इस Br को रिप्लेस कर देगा, तो C2H5I बनेगा और NaBr बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। अब मान लो अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा हम हेलोएल्केन लेने लगे तो सेम चीज बनेगी, CH3 CH3 और यहाँ पर Cl है, और इसके साथ अगर मैं NaI की रिएक्शन कराऊं सोडियम आयोडाइड की, तो क्या बनेगा, CH3 CH यहाँ पर आई और CH3 रह गया इसका एक, CH3 और प्लस
NaCl, ये बन जाएगा। तो जैसा भी कंपाउंड देंगे उसके हिसाब से रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और जनरली ये किसके लिए यूज हो रही है? आयोडाइड वाला बनाने के लिए, एल्किल आयोडाइड। और इसी रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं हैलाइड एक्सचेंज, क्योंकि हम हैलाइड का एक्सचेंज कर रहे हैं, एक हैलोजन का दूसरे से बदलाव कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर? चलो अब इसी में एक और आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए यूज होती है? फ्लोरोएल्केन के लिए। एल्किल वाले तो बना दिए, आयोडीन वाले बनाए, ब्रोमीन वाले, Cl वाले सब बनाए, अब तक फ्लोरो वाला नहीं बनाया। तो फ्लोरो वालों को बनाने के लिए यूज होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं? हैलाइड एक्सचेंज। यहां भी हम क्या कर रहे हैं? हैलोजन का एक्सचेंज करेंगे। CH3Cl है, इसके साथ हमने मर्क्यूरस फ्लोराइड की रिएक्शन कराई, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो क्या करेगा? फ्लोरीन Cl को रिप्लेस कर देगा, बस। ठीक है, अगर मान लो Br वाला होता तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते, तब भी रिएक्शन हो जाती। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, तब भी रिएक्शन हो जाए। अब देखो इस वाले में CH3 है, C है, CH3, इस वाले पर ना 2 क्लोरीन लगी हैं। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन हुई ना, तो मजेदार बात यह है कि दोनों जगह क्लोरीन हटी। तो कुल मिला के हमें एक चीज पता लगी कि अगर किसी में 2-3 ग्रुप हैं तो रिएक्शन कंप्लीशन के लिए वो सारी के सारे ग्रुप हटते हैं। ओके एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म होती है, और फिर अब कल से करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना लेंथी भी है, मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी जो रिएक्शन अगर आपने खुद से एक बार नोट्स बना लिए ना, आई गारंटेड आगे के चैप्टर से इतने ईजी लगेंगे बहुत, क्योंकि रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ से समझना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं, जो रूल से हटके हैं, जहाँ पर मैंने थी मैंने बता दी। इसलिए जो वीडियो होती है वो लेंथी होती है, क्योंकि सही चीज़ समझानी पड़ती है। और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग माई क्लास। आज नाइट में क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई टेक अप एट दिस टाइम। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और कोई भी अगर डाउट होता है, कोई क्वायरीज, आप मुझे भेज सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड डे। तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अपने नोट्स जरूर बनाओ, रिएक्शन आप लिख के जरूर देखो, उसी से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होती है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता रिएक्शंस को तैयार करने का। ठीक है।